कमला जी सई को नहला धुलाकर बाहर लाई तो उनकी नज़र सामने बैठे आदित्य पर पड़ी। उसे देखकर सई डरते हुए कमला जी के पीछे छुप गई और उन्हें टाइटली पकड़ लिया। भीगे बालों में खड़ी सई को देख आदित्य स्थिर दृष्टि से उसमें ही डूब सा गया, पर अगले ही पल में उसने खुद को संयत किया कि भले ही वह सई से प्यार करता हो, लेकिन अभी उसे ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी है जिससे सई उसके पवित्र प्रेम को वासना समझ बैठे। उसे खुद से डरता हुआ देखकर आदित्य को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसे मालूम था कि सई को इस वक्त हर मर्द से डर लगेगा ही, क्योंकि हर मर्द में उसे वही हैवान नजर आएगा जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी है। आदित्य को सब्र करना होगा और इंतजार करना होगा कि कब सई उस पर खुद से विश्वास करेगी। आदित्य अपने विचारों से बाहर निकला तो कमला जी ने सई को समझाते हुए कहा, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है बेटी। आदित्य तो तुम्हें सड़क से उठाकर लाया था और इसने तुम्हारी मदद की है। अभी भी यह तुम्हारी मदद ही करना चाहता है। सई को डरता देख आदित्य ने कहा, रहने दीजिए दाई माँ, इसकी सोच हमेशा से ही मेरे लिए गलत रही है। फिर फिलहाल तो यह होश में नहीं है, जाने दो ये बात। इसकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ? कमला जी बोली, जख्म ताज़ा है तो भरने में काफ़ी वक्त लगेगा। आदित्य सई को अपनी उपस्थिति से और नहीं डराना चाहता था। आप बाहर आ जाइए, मैं वहीं इंतजार कर रहा हूँ। आदित्य कमरे से बाहर निकल गया तो सई को कमला जी ने बेड पर बिठा उसके गीले बालों को टॉवेल से सुखाकर उसकी मेडिसिन्स दी। सई तुम आराम करो, मैं आदित्य से बात कराती हूँ। कमला जी वहाँ से जाने लगी तो सई ने उनकी साड़ी का किनारा पकड़ लिया और एक ही बात बार बार कह रही थी कि वह अपने मम्मी पापा को देखना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। इसी बारे में ही तो बात करने जा रही हूँ, जल्दी आती हूँ। उनके जाने के बाद सई बेड से उतरकर दीवार के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। वह चौकन्नी हो चारों तरफ देख रही थी कि कहीं से कोई दरिंदा आकर उसे दबोच न ले। कमला जी रूम से बाहर निकल आई और आदित्य को बताया कि सई किसी लड़के के बारे में बोल रही है कि उसने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया और उसके मम्मी पापा को भी मार दिया, पर अभी वो बहुत दहशत में है। तो किसी का नाम नहीं बता रही है कि किसने ये सब किया। मैंने भी उस पर दबाव नहीं डाला कि क्या पता वो कोई गलत कदम उठा ले। आदित्य बोला, आप उसके साथ ही रहें, क्योंकि ऐसे समय में इंसान को सही गलत का कुछ होश नहीं रहता। सही एक बार मेरी कार के सामने आकर तो दूसरी बार बालकनी से कूद सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है। आप उसे अकेला मत छोड़िएगा। कमला जी बोली, तुम जरा पुलिस स्टेशन में कॉल कर बात करके देखो और सई के पेरेंट्स के बारे में पूछो। सई ने उनके नाम माला और अशोक बताए हैं। वो उनको एक बार देख लेना चाहती है, उनका अंतिम संस्कार करना चाहती है। आदित्य ने पुलिस स्टेशन में कॉल की तो पता चला कि सई के घर में सिलेंडर फट गया था, जिसकी वजह से दोनों मर गए हैं और बेटी का कहीं पता नहीं है। आदित्य ने उन्हें केवल इतना ही बताया कि सई उन्हें सड़क पर पड़ी मिली थी। वो अपने पेरेंट्स का अंतिम संस्कार करना चाहती है। सारी बातें होने के बाद कमला जी सई को लेकर आदित्य के साथ गई और पेपर वर्क पूरा करने के बाद फाइनली सई के सामने उसके मम्मी पापा की जली हुई डेड बॉडी लाई गई। उनको देख सई का चीखना शुरू हो गया। कमला जी ने उसको बड़ी मुश्किल से संभाला और दोनों का अंतिम संस्कार करवाया। सई वहीं गिर पड़ी। आदित्य ने उसे उठाया और कार की बैक सीट पर डाल दिया। कमला जी बोली, सई ने जो हमें कहा, क्या हमें पुलिस को बताना चाहिए? आदित्य बोला, पुलिस को इसकी हालत दिख रही है और हमें भी। इससे आज प्यार से सारी बात पूछने की कोशिश कीजिए ताकि हम पुलिस में शिकायत कर सके। 7 दिन गुजर गए थे, लेकिन सई अभी भी खामोश थी। ना वो किसी से बात करती थी, ना कुछ कहती थी, बस गुमसुम सी एक कोने में बैठी रहती थी। कमला जी उसे हंसाने की कोशिश करती, उसे टेरेस पर या गार्डन में टहलाने ले जाती, बट वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि वो जीती जागती पत्थर हो। बड़े ठाकुर को उस लड़की से सिंपैथी भी होती थी कि इतनी कम उम्र में उसके साथ इतना कुछ हो गया। आदित्य हर पल सई के ठीक हो जाने का वेट कर रहा था, पर पता नहीं उसे और कितना इंतजार करना था। वह उसके रूम में भी नहीं जाता था कि सई उसको देखकर पैनिक न हो जाए। शाम को आदित्य गार्डन में बैठा ऑफिस वर्क कर रहा था। मिश्रा जी उसकी हेल्प कर रहे थे कि किसी ने पीछे से आकर उसकी आंखों को बंद कर दिया। मिश्रा जी ने अपने सामने खड़ी रिया को देखा तो चुपचाप खिसक लिए। रिया ने अपने होठ आदित्य के कान के नज़दीक लाकर बोला, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? आदित्य रिया की आवाज़ से उसे पहचान गया। रिया उसकी गोद में जाकर बैठ गई। मैंने तो अपने इस 2 वीक के हॉलीडेज को बहुत एंजॉय किया। तुम भी साथ चलते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। आदित्य और रिया बचपन के दोस्त थे तो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे। रिया ने उसे अभी तक के अपने हर क्रश और बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था।
बट आदित्य ने उसको कभी भी सई के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। रिया को अपनी गोद में बैठा देख आदित्य ने उसे उठाकर एक तरफ कर दिया। कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसे मेरी गोद में आकर मत बैठा करो, बच्ची नहीं हो। हाँ तो तुम्हारी मंगेतर भी तो हूँ, मैं नहीं बैठूंगी तो और कौन बैठेगा? आदित्य बोला, मुझे पसंद नहीं है। ओह ओके आदित्य ठाकुर, मैं ये बात याद रखूंगी। तुम्हें नाराज करने का पाप अपने सिर पर नहीं ले सकती ना। चलो घर के अंदर चलते हैं। मैं जल्दीबाजी में गोवा से लौटकर सीधा तुम्हारे पास ही आ गई, तो अभी बहुत भूख लगी है। आदित्य उठकर उसके साथ अंदर चला गया। रिया सीधे किचन में चली गई और वहाँ से अपने लिए स्नैक्स ला आदित्य के पास बैठ गई। दोनों साथ में खाते हुए कॉच पर बैठ गए और रिया उसे अपनी ट्रिप के दौरान ली गई पिक्चर्स उसे दिखाने लगी। रिया ने एब्जॉर्व कर लिया था कि आदित्य कुछ टेंशन में है। क्या हुआ है? आदित्य बोला, नथिंग। हुआ तो है, तुम टेंशन में नजर आ रहे हो। बताओ किसने तुमको परेशान किया है? मैं अभी उस पर केस फाइल कर देती हूँ। अपनी लॉयर मंगेतर का कुछ तो बेनिफिट लो। रिया अपनी बात पर खुद ही हंसने लगी। आदित्य के पास उसके अलावा और कोई नहीं था जिसके साथ वो अपनी तकलीफ साझा कर सके, तो उसने रिया को बता दिया कि उसे 7 दिन पहले उसकी कॉलेज मेट किस कंडीशन में मिली थी और फिर क्या क्या हुआ। रिया बोली, कहाँ है वो? मुझे मिलवाओ। और तुम्हें पुलिस से इस मामले को छिपाना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता भी है कि रेप होने के बाद 3 से 5 दिन के अंदर ही विक्टिम का मेडिकल हो जाना चाहिए, वरना बाद में रिजल्ट सही नहीं आता। अभी मेडिकल में भी दोषी की पहचान होना मुश्किल होगा और यहाँ तो 8 दिन हो चुके हैं। दोषी को सजा दिलाने में बहुत दिक्कत होगी। आदित्य बोला, वो सब मैं नहीं जानता। और क्या बोलता पुलिस से कि किसने किया? सही ने अभी तक नाम ही नहीं बताया है उसका। दाई माँ कोशिश कर रही है उससे बात करने की, बट वो तो मूर्त बनकर बैठ गई है। रिया आदित्य के साथ सई के रूम तक गई, लेकिन आदित्य डोर पर ही रुक गया। रिया बोली, तुम नहीं आ रहे हो अंदर? नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं है मेरे प्रेजेंस से। रिया शॉक्ड हुई। व्हाट? आदित्य बोला, हाँ हूँ तो मैं लड़का ही ना। रिया बोली, ओके आई विल हैंडल हर। रिया रूम के अंदर चली गई। रिया सई के पास पहुंची और उसे खुद का इंट्रो दिया। सई को पता चला कि वह आदित्य की मंगेतर है, तो उसे दिल में कहीं न कहीं थोड़ा सा बुरा लगा, पर उसकी तकलीफ के आगे उसे उस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। विंडो से बाहर देखती सई ने एक बार नज़र उठाकर उसकी ओर देखा, फिर वह पहले की तरह बाहर देखने लगी। आदित्य डोर पर कान लगाकर खड़ा अंदर से आती आवाज़ सुन रहा था। वह सई के लिए फिक्रमंद था कि अगर सई रिया के किसी सवाल पर परेशान होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो आदित्य उसे संभाल ले। रिया ने पहले सई को कई हंसी की बातें बताई, लेकिन सई ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। रिया ने सई के हाथ पर अपना हाथ रख, तुम जिस दौर से गुजर रही हो वह मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं लॉयर क्यों बनी? क्योंकि जब मैं सिर्फ 10 साल की थी तो उस वक्त मेरी ही आंखों के सामने मेरी ही बेस्ट फ्रेंड की कुछ लोगों ने इज्जत लूट ली थी। उस टाइम मैं एक जगह पर छुपी हुई थी, तो उन लोगों को मेरे वहाँ होने का पता नहीं था। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो उस टाइम सिर्फ बच्ची थी, वो ठीक से इन सब बातों का मतलब भी नहीं जानती थी, पर उसके पेरेंट्स ने लोक लाज के चलते उस बात को रफा दफा कर दिया। इस बात से वो इतनी आहत हुई और उसे इतना ज़्यादा गंदा लगा कि उसने सुसाइड कर लिया। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे चुप करा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इन बदमाशों को इस बारे में पता चला कि उनके जुर्म की चश्मदीद गवाह मैं हूँ, तो वह मेरे साथ भी कुछ वैसा ही करेंगे जो उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ किया। उस बात को गुजरे कई साल हो गए, लेकिन वह बात मेरे दिल में अभी भी आग की ही तरह जल रही है। मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं लॉयर बनूंगी और अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह ही बाकी विक्टिम्स की हेल्प करूंगी, ताकि कोई भी जानवर समाज में आज़ाद ना घूम सके। सही, तुम्हारे साथ जो हुआ वह बहुत गलत था, लेकिन तुम यहाँ चुप रहकर कब तक रहोगी? ऐसे तो तुम उसकी मदद कर रही हो और उसे विश्वास दिला रही हो कि वह कहीं भी किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत कर सकता है, उसे अपने पैरों तले रौंद सकता है और वह लड़की अपना मुंह तक नहीं खोलेगी। खुद को स्ट्रांग बनाओ और उसके खिलाफ एक्शन लो। उसे जेल में होना चाहिए, ना कि यूँ आज़ाद घूमना चाहिए। जब वह जेल में सड़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि औरत की इज्जत पर हाथ डालने की क्या सज़ा हो सकती है। तुम्हें अपने पेरेंट्स का बदला लेना होगा। उसकी बात सुनकर सई को थोड़ी हिम्मत बंधी। उसने रिया को देखा और 7 दिन बाद वह रोते हुए बोली, उसने मेरी फैमिली को मेरे सामने मार दिया और उसी दिन मेरी इज्जत भी लूट ली। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसके खिलाफ गई तो वह मेरे पूरे खानदान को खत्म कर देगा। रिया बोली, ऐसे कैसे खत्म कर देगा? पापी का पाप ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता। बताओ कौन था वह और क्या किया उसने? रोती हुई सई ने रिया को सब कुछ बता दिया। रिया ने पहले उसे प्यार से शांत करवाया, फिर उससे ज़रूरी बातें जानी। रूम के डोर पर खड़ा आदित्य वह सारी बातें सुन रहा था
उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। विभोर जिस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता था, बड़े ठाकुर उस पार्टी को एक बहुत बड़ी रकम हर बार चुनाव के वक्त चंदे के रूप में देते थे। आदित्य उनके पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया कि आप ऐसी पार्टी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जहां ऐसे गंदे लोग हो। बड़े ठाकुर बोले, राजनीति में गंदगी तो है ही, और मैं पार्टी के दिग्गज राजनेताओं से इस विषय में बात भी करूंगा, लेकिन मैं उनसे तब तक कुछ भी नहीं कह सकता जब तक उस रतन के भतीजे के खिलाफ पुलिस केस न बन जाए। मेरे पास कोई आधार तो होना चाहिए जिसके बलबूते पर मैं अपनी बात रख सकूं। आदित्य बोला, तो आप थोड़ा वेट करें। मैं दाई माँ को बोलता हूँ कि वो रिया की हेल्प से सई को विभोर के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए कन्विंस करे। आदित्य ने कमला जी को बुलाया और सारी बात बता दी। आप रिया की हेल्प के जरिए सई को मनाइए और उस विभोर के साथ साथ बेंगलुरु वाली पुलिस के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवाइए, बिकॉज अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाती तो आज सई इस टॉर्चर के साथ नहीं जी रही होती। कमला जी और रिया ने सई को पुलिस में विभोर के खिलाफ शिकायत करने के लिए राजी कर लिया। सई बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए फीस नहीं है। वह दरिंदा अपनी जगह पर सही सलामत पहुंच जाए और तुम खुली हवा में सांस ले सको, यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो रेपिस्ट तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर आज़ाद घूम रहा है और तुम बिना किसी गलती के हर रोज़ मर रही हो, लेकिन क्यों? सच सामने आने के बाद समाज में इज्जत उसकी जाएगी, तुम्हारी नहीं। सई के दिल दिमाग में विभोर के लिए डर बैठ चुका था, पर रिया और कमला जी की बातों से उसमें थोड़ी बहुत हिम्मत आई कि उसे विभोर को सजा दिलानी चाहिए, तभी उसके मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। आदित्य ने अपने पीए मिश्रा जी को उन तीनों के साथ भेज दिया। साथ में ऊंचे रसूख के लोग और साथ में लॉयर भी हो तो भला कौन पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने से आनाकानी करेगा। 5 मिनट के अंदर ही सही की रिपोर्ट लिख गई और बेंगलुरु पुलिस के खिलाफ भी इस गुंडे विभोर का साथ देने के लिए और लड़की की रिपोर्ट ना लेने की शिकायत कर दी गई। चूँकि मामला हाई प्रोफाइल था तो मीडिया ने उसे हाथों हाथ लिया और रात होते होते हर टीवी न्यूज़ चैनल पर वही खबर आने लगी कि बनारस की एक मिडिल क्लास लड़की ने बेंगलुरु के एक बड़े नेता के भतीजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और साथ ही उसका कहना है कि विभोर ने उसके माता पिता को भी मारा है। यह खबर पता लगते ही विभोर आग बबूला हो गया। उस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझसे मुकाबला करे, उसे तो मैं यूं ही मसल कर रख दूंगा। लगता है एक बार से उसका मन नहीं भरा है, दोबारा मुझे पाने की हसरत है। उसके चाचा रतन ने उसे अपने पास बुलाकर बहुत डांटा। अभी राजनीति में ढंग से कदम भी नहीं जमे हैं और ऐसी खबर आने लगी। कितनी बार कहा है कि मौज मस्ती वहाँ करो जहाँ से हमारी इमेज पर छींटे ना आए, लेकिन ऐसा कर तुम तो हमें मिट्टी में मिलाने पर तुले हो। हमारे पास कोई बेटा होता तो मैं तुम्हें अपना वारिस नहीं बनाता। विभोर बोला, चाचा जी, जो बला की खूबसूरती उस लड़की में थी वो कोठे पर कहाँ मिल जाती, तो अपने आप हैंडल करो इस केस को। विभोर उनके पैरों में पड़ गया। गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। वो घर का और राजनीतिक पोजीशन का वारिस था तो बचाना तो पड़ेगा ही। रतन चाचा तिक्रम भिराने लगे। बनारस में बड़े ठाकुर ने पार्टी के दिग्गज नेताओं को कॉल की। जिस पार्टी में ऐसे रेपिस्ट पाए जाते हैं उस पार्टी के साथ अपना नाम तो मैं नहीं जोड़ना चाहता। मेरी तरफ से आपकी पार्टी को कोई चंदा नहीं मिलेगा। उन लोगों को चुनाव के वक्त बड़े ठाकुर जैसे लोगों की ज़रूरत होती थी और वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे। नहीं, हमने चाचा भतीजे को बहुत फटकारा है पर वो लोग इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे। कानूनी कार्रवाई होने तक विभोर की पार्टी की सदस्यता निरस्त कर दी है। रिया और आदित्य जी जान से इस केस में सई के साथ जुट गए। विभोर भी सई को बर्बाद करने का प्लान करने लगा। जब केस की पहली सुनवाई पर विभोर बनारस में अदालत के बाहर आया तो वहाँ सई कमला जी और रिया के साथ खड़ी थी। आदित्य मिश्रा जी के साथ बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहा था। विभोर के आते ही उसकी पार्टी के समर्थक नारे लगाते हुए उसका समर्थन करने लगे। रतन चाचा ने उसके लिए एक बहुत ही मंझे हुए लॉयर दिनेश जी को हायर किया था जो हर तरह के दांवपेच जानते थे। विभोर सई के करीब आकर खड़ा हो गया। उसे वहां देखते ही सई डर कर रिया और कमला जी के पीछे छिप गई। विभोर उसका मखौल बनाते हंसने लगा। अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर दिया तुमने। सामने खड़े होने तक की हिम्मत तो है नहीं और चली हो केस करने। ज़रूर इन्हीं लोगों ने भड़काया होगा तुम्हें। अभी भी वक्त दे रहा हूँ, अदालत में बोल देना कि इन लोगों के बहकावे में आकर तुमने मुझ पर झूठा केस बनाया है। तेरे ऐसा करने पर मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे अपनी वो गलती सुधारनी होगी जो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ कर की थी। रिया विभोर को चेतावनी देते हुए बोली, गुनाह तो तुमने किया है, एक मासूम की अस्मत लूटने का,
तो तुम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। विभोर बोला, इतना आसान नहीं है तुम लोगों के लिए विभोर को जेल पहुंचाना। मेरे चाचा ने देश के सबसे बेस्ट लॉयर्स में से एक को हायर किया है जो तुम्हारी सारी दलीलों को चुटकी में मसल कर रख देगा। तुम अपने काम से काम रखो मैडम, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी इस सही जैसा हाल हो जाए। विभोर दोनों लड़कियों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पीछे से आवाज़ आई, जब इंसान को आखिर में मिट्टी में ही मिलना है तो फिर इतना गुरूर भी अच्छी बात नहीं। विभोर ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने आदित्य खड़ा था। आदित्य बोला, तुझे लगा कि लड़की अकेली और बेसहारा है तो तू जो मर्जी चाहे उसके साथ कर सकता है, पर तू गलत था। तूने उसके साथ जो किया है उसकी कीमत तुझे चुकानी तो पड़ेगी, फिर वह चाहे जेल के अंदर जाकर हो या फिर बाहर रहकर। विभोर ने उसको सिर से पैर तक देख अजीब तरह से हंसने लगा। तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? इस कहानी का विलेन तो मैं हूँ। लगता है तेरे को हीरो बनना है क्या रे? तेरे प्लान पर पानी फेर दिया क्या मैंने? कहीं तुझे तो इस बात की मिर्ची नहीं लग रही है कि तुझसे पहले मैंने अपना हाथ साफ कर लिया इस लड़की पर? आदित्य मुस्कुरा दिया, मुझे ऐसा ज़रूर लगता, लेकिन तब जब सामने इस लड़की की जगह पर तेरी बहन होती। यह सुनकर विभोर ने उसकी कॉलर पकड़ ली। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसे बात करने की? आदित्य बोला, क्यों तेरी बहन लड़की नहीं है क्या? विभोर उसे पंच मारने को हुआ कि आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी ताकत पर गुमान करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तुम ही ताकतवर हो यह सोचना बेवकूफ़ी है। वहाँ मीडिया वाले आकर दोनों की पिक्चर्स क्लिक करने लगे तो वह दोनों अपने अपने रास्ते निकल लिए। सही सोच रही थी कि आदित्य उसके लिए किसी से दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है, वह तो उसका दोस्त भी नहीं। क्या इसका ये रूप असली है या पहले वाला? सई का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसने अब कुछ भी ना सोचने का डिसीजन लिया और फिलहाल अपने लिए लड़ने का फैसला किया। कोर्ट के अंदर जाकर विभोर के वकील ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि सई का दिमाग ही हिल गया, क्योंकि वकील जानता था कि इस वक्त सई की दिमागी हालात इसके साथ हुए हादसे की वजह से ठीक नहीं थी। फिर विभोर के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था और फिर 8 दिन बाद उसका मेडिकल, जो 3 से 5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, वो 8 दिन के बाद हुआ था। तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट ने भी विभोर के खिलाफ कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं बढ़ाई। 1 महीने तक काफ़ी खींचतान लगी रही, तरह तरह के दाव पेच लगाए गए और रिया ने पुरजोर कोशिश की, पर विभोर के वकील ने हर तरह की तिकड़मबाजी कर और कई झूठे गवाह पेश कर वो केस जीत लिया और सई को झूठा साबित कर दिया था। केस हारने के बाद सई टूट गई थी कि वह खुद के लिए इंसाफ नहीं पा सकी और ना ही अपने पेरेंट्स को दिला सकी। आज सच हार गया और एक बार फिर पावर पोजीशन जीत गई। विभोर केस तो जीत गया था, लेकिन उसको सई से बदला लेना था, तो उसने अपने चेलों के साथ मिलकर सई को मारने की प्लान बना लिया था कि आज कोर्ट से लौटते टाइम ही वो खुद इस लड़की को मारकर क्लेश ही निपटा देगा। आदित्य और रिया कमला जी के साथ सई को लेकर कोर्ट से घर लौट रहे थे। आदित्य ने शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया क्योंकि उधर बहुत कम लोग आते जाते थे, तो आदित्य सई को मीडिया के उल्टे सीधे सवालों से बचा सकता था। विभोर अपने गुंडों के साथ स्कॉर्पियो ले पहले ही उस रास्ते पर खड़ा हो गया था, क्योंकि उसने आदित्य और रिया की बातें सुन ली थी। जैसे ही आदित्य की कार उधर से गुजरी, उसने अपनी स्कॉर्पियो उनके पीछे लगा दी। वह बार बार आदित्य की कार में टक्कर मारने लगा। आदित्य भी उससे बार बार अपनी कार को बचाने की कोशिश कर रहा था। रिया और सई और कमला जी बहुत डर गई थी और चिल्लाने भी लगी थी। विभोर गुस्सा हो रहा था कि आदित्य उसकी हर चाल को नाकामयाब कर रहा था। विभोर ने देखा कि सामने से ट्रक आ रहा है तो सोच लिया कि ट्रक उनके पास आएगा तो वह बहुत तेजी से आदित्य की कार को टक्कर मार देगा, फिर उसका और सबका कचूमर निकलना तय है। आदित्य ने भी सामने से आते ट्रक और पीछे विभोर की स्लो होती स्कॉर्पियो को देखा तो कुछ सोचकर रेडी हो गया। वो ट्रक उनके व्हीकल्स के जैसे ही पास आया कि विभोर ने अपनी स्कॉर्पियो की फुल स्पीड कर आगे चलती आदित्य की कार को टक्कर देनी चाहिए कि आदित्य ने बहुत चालाकी से अपनी कार की डायरेक्शन घुमा दी और ट्रक के सामने से उसको हटा दिया। लेकिन विभोर अपनी स्कॉर्पियो पर कंट्रोल खो बैठा और सीधे अपने व्हीकल्स को ट्रक में दे मारा। आदित्य ने कार के साइड मिरर से देखा तो विभोर की स्कॉर्पियो से जगह जगह से खून को बहते देखा। कमला जी, रिया और सई से तो ये सब देखा भी नहीं गया। ट्रक का ड्राइवर उसमें से कूदकर भाग गया। आदित्य खुश होकर बोला, विभोर इंसानों की अदालत से तो बच गया, लेकिन भगवान की अदालत से नहीं बच सका। उसने तीनों लेडीज को मना कर दिया कि कोई भी इस वाक़े के बारे में इसका जिक्र मत करो। रात तक हर न्यूज़ चैनल की बुलेटिन की हेडलाइन में विभोर ही घूम रहा था कि केस जीतने के बाद लौटते वक्त में विभोर की स्कॉर्पियो एक ट्रक से टकरा गई, जिससे उसके सारे दोस्त मारे गए और वह भी कोमा में है। ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया था। उसका कहना था
कि भी फोर्ड ने खुद से अपने व्हीकल को उसके ट्रक में दे मारा था। सई ने यह सब सुना तो वह अपने साथ हुए हादसे के बाद आज पहली बार वो थोड़ा सा मुस्कुरा दी। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताइए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।